जीप के जाते ही भानु ने उस लड़की के मुंह पर से अपना हाथ हटाया और बोले, क्या लगता है तुझे कि कोई आएगा और तुझे ठाकुर भानु प्रताप से बचाएगा? इस गांव में अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो भी कोई तेरी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना कहकर भानु ने उस लड़की का दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। उस लड़की ने खुद को बचाने के लिए भानु के हाथ पर काट लिया। भानु ने तुरंत उसे छोड़ दिया। छूटते ही वो लड़की भागने की कोशिश करने लगी, पर भानु ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो लड़की रोते हुए बोली, मारे को जाने दीजिए ठाकुर साहब, जाने दीजिए मारे को। भानु उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी आदित्य ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसे घूरने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ से भानु के मुंह पर बहुत जोर के मुक्का मारा। भानु जाकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही आदित्य ने बिना उस लड़की की ओर देखे उसे दुपट्टा दिया और बोला, ये लीजिए आपका दुपट्टा और जाइए यहाँ से। वो लड़की रोते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आदित्य ने जमीन पर पड़े भानु की ओर देखकर गुस्से में कहा, आप जाइए। उस लड़की ने अपना दुपट्टा उड़ा और आदित्य के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही भानु आदित्य को घूरते हुए उठकर खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, आज तक आसपास के किसी भी गांव के एक भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ठाकुर भानु प्रताप सिंह के रास्ते में आकर खड़ा हो सके, पर तू सिर्फ मेरे रास्ते में खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तूने तो मेरा रास्ता रोक भी दिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर भानु गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधे आदित्य की ओर दौड़ा। वो आदित्य को मारने ही जा रहा था कि आदित्य ने उसकी मुट्ठी पकड़ते हुए कहा, और तुझे भी नहीं पता कि तू किसके हत्थे चढ़ा है? आदित्य मेहरा नाम है मेरा, और आदित्य औरतों के साथ की जाने वाली इस तरह की घिनौनी हरकत के सख्त खिलाफ है, इसलिए आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर आदित्य ने उसे मारना शुरू कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। भानु आदित्य को एक मारने की कोशिश करता तो आदित्य उसे चार मारता। आदित्य ने भानु का सिर पकड़ा और पेड़ पर दे मारा। भानु के माथे से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आदित्य गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और बोला, आज तेरी जान ये सोचकर बख्श रहा हूं कि तेरा भी परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे, वरना मेरी नज़र में ऐसा गुनाह करने वालों की सिर्फ एक ही सजा होती है और वो है मौत। आइंदा अगर किसी लड़की के साथ ऐसा करने का सोचा भी तो तेरा वो हाल करूंगा कि मौत भी तुझे अपने साथ ले जाने से डरेगी, समझा? इतना कहकर आदित्य ने अपने होंठों पर लगा खून साफ किया और भानु को घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही भानु खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और आदित्य को जाते हुए देखकर बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। इधर गंगा, केसर और प्रीति परेशान सोफे पर बैठी थी। तभी सूरज वहां आकर बोला, आप लोगों के पास हवेली खाली करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, इसलिए प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर आपने आधे घंटे में हवेली खाली नहीं की तो हमें खुद आप लोगों से हवेली खाली करवानी पड़ेगी। ये सुनकर केसर गुस्से में बोली, ये हवेली हमारी है और हम ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सूरज आगे आकर बोला, माफ कीजिएगा, पर अब ये हवेली कानूनी तौर पर आदित्य सर की हो चुकी है, इसलिए अब इस हवेली पर आपका कोई हक नहीं है। आधे घंटे में ये हवेली खाली कर दीजिए वरना मुझे पुलिस बुलानी होगी। ये सुनकर गंगा फिर से रोने लगी। प्रीति बेसुध बैठी बस अपने बाबासा के बारे में सोच रही थी। उसे अपने बाबासा की वो बातें याद आ रही थी जब उन्होंने उसे बताया था कि ये हवेली उनकी नहीं किसी और की अमानत है जो वो उन्हें लौटाना चाहते हैं। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मन ही मन बोली, हे ठाकुर जी, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इस मुश्किल घड़ी में अपने बाबासा और अपने परिवार को बचाऊं। इधर विक्रांत और वीर अपने आदमियों के साथ चौक में हथियार लिए खड़े थे। विक्रांत ने गुस्से में अपने आदमियों से कहा, वो शहरी हमारे गांव से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। धोखा दिया उसने मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तभी वीर भी बोला, विक्रांत मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब प्रीति ने खुद रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर्स पढ़े थे तो फिर ये सब कैसे हो सकता है। विक्रांत गुस्से में बोला, जब प्रीति ने पेपर्स साइन करने से मना किया था और वो उठकर ऑफिस से बाहर चली गई थी और मैं उसे समझाने बाहर आया था, शायद उसी वक्त उस आदित्य ने पेपर्स बदल दिए होंगे। मेरा खेल मुझ पर ही उल्टा पड़ गया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर विक्रांत और उसके आदमी हाथों में लठ और गन लिए आदित्य को मारने के लिए निकल पड़े। वो कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें आदित्य की जीप अपनी ओर आती नजर आई। आदित्य ने विक्रांत को देखते ही अपनी जीप पर ब्रेक लगा दिया। विक्रांत ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके आदमियों ने आदित्य की जीप को चारों ओर से घेर लिया। आदित्य ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा
और फिर उसने अपनी जीप से बाहर आकर पूछा, मुझे रोकने का क्या मतलब हुआ विक्रांत? विक्रांत गुस्से में चीखा, धोखा दिया तूने मुझे। धोखे से तूने मेरी बहन से उन पेपर्स पर साइन करवाकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। पर तुझे क्या लगता है हमसे हमारा सब कुछ छीनकर तू यहाँ से जिंदा वापस जा सकेगा? नहीं, अब मैं तुझे जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर विक्रांत अपना लठ लिए आदित्य की ओर दौड़ पड़ा और उसे लठ से मारने लगा, पर आदित्य ने उसका लठ पकड़ लिया। विक्रांत के सारे आदमी एक साथ आदित्य पर टूट पड़े। तभी भैरव के साथ वहां से अपनी जीप में जा रहे सुमेर की नजर उन पर पड़ी। सुमेर ने तुरंत अपनी जीप पर ब्रेक लगा दिया और आदित्य को विक्रांत और उसके आदमियों से लड़ते देखने लगा। भैरव ने हैरानी से सुमेर से पूछा, सुमेर ये विक्रांत और आदित्य बाबू ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? सुमेर कुछ पल सोचकर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति ने वो खत पढ़ लिया हो और उसने साइन करने से मना कर दिया, इसलिए विक्रांत और आदित्य साहब के बीच ये लड़ाई हो रही हो। भैरव कुछ कहता उसके पहले ही सुमेर अपनी जीप से बाहर आया और आदित्य की मदद के लिए दौड़ पड़ा। दोनों मिलकर विक्रांत और उसके आदमियों से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखा भैरव भी सुमेर की मदद के लिए आ गया। उन सब के बीच मारकूट चल ही रही थी कि तभी पुलिस वहां आ गई। हवलदार के जीप रोकते ही इंस्पेक्टर साहब ने दौड़कर विक्रांत को पकड़ लिया। विक्रांत के कुछ आदमी पुलिस को देखते ही भाग खड़े हुए तो कुछ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आदित्य गुस्से में बोला, मैंने आपसे कहा था इंस्पेक्टर साहब कि ठाकुर विक्रांत सिंह मुझे जान से मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही फोन कर दिया था। इतना सुनते ही विक्रांत हैरानी से उसे देखने लगा और फिर गुस्से में बोला, तुझे क्या लगता है कि मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाकर तू मुझसे बच जाएगा? गलत है तो। विक्रांत ने हवलदारों को दूर धकेलकर खुद को छुड़ाया और फिर से आदित्य की ओर बढ़ा, पर इंस्पेक्टर ने उसे फिर से पकड़ लिया और उसे हथकड़ी पहनाते हुए बोले, ठाकुर साहब, आदित्य साहब पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब विक्रांत और वीर के साथ उनके बाकी आदमियों को भी लेकर अपनी जीप की ओर बढ़ने लगे। विक्रांत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखा, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे लौटकर जरूर आऊंगा और तुझसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगा, सब कुछ लेकर रहूंगा। इंस्पेक्टर ने चीखते चिल्लाते विक्रांत को अपनी जीप में बैठाया और फिर आदित्य से बोले, आदित्य साहब, आपको भी स्टेटमेंट देने के लिए हमारे साथ चलना होगा। आप चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी जीप में आता हूँ। आदित्य ने इतना कहा तो इंस्पेक्टर जीप में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही आदित्य सुमेर के पास आकर बोला, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। सुमेर हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी भैरव ने आदित्य से पूछा, विक्रांत ऐसा क्यों कह रहा था कि वो आपसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहेगा? आदित्य ने भैरव की ओर देखकर जवाब दिया, उसे गलतफहमी हो गई है कि मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है, जबकि सच तो ये है कि मैंने उससे और उसके परिवार से सिर्फ वही वापस लिया है जो मेरा था। ये सुनकर भैरव और सुमेर उसे हैरानी से देखने लगे, पर आदित्य बिना कुछ कहे अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही भैरव ने सुमेर की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जो हमें पता नहीं है। सुमेर ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, हाँ भैरव, लगता है कल हमारे रामगढ़ जाने के बाद कुछ तो गलत हुआ है। आदित्य साहब और विक्रांत की बातों से ये तो तय है कि जमीन का सौदा हो चुका है और प्रीति ने भी पेपर साइन कर दिए हैं, पर सब कुछ आदित्य साहब के नाम हो जाने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। शायद गांव जाकर ही सब कुछ पता चलेगा। चल गाड़ी में बैठ। सुमेर के इतना कहते ही भैरव गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। दोनों जीप में बैठे तो सुमेर जीप स्टार्ट करते हुए बोला, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है ये बात हमें पारो बता सकती है। इस वक्त वो नदी के किनारे मिट्टी लेने आई होगी, चल वही चलकर उससे बात करते हैं। तू ठीक कह रहा है, पारो ही हमें सच बता सकती है। पर सुमेर, तूने तो खुद प्रीति को बताया था कि तूने उसके बैग में खत रख दिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसने खत पढ़ा ही ना हो और जमीन के पेपर साइन कर दिए हो? भैरव के सवाल सुनकर सुमेर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, भैरव, मैं प्रीति को बचपन से जानता हूँ। वो मुझसे नाराज तो हो सकती है, पर मेरी बातों पर भरोसा ना करे ये नहीं हो सकता। उसने खत तो जरूर पढ़ा होगा, पर मुझे लगता है कि विक्रांत ने धोखे से उससे पेपर साइन करवाए होंगे। पर फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विक्रांत और आदित्य साहब के बीच ऐसा क्या हुआ जो विक्रांत उनकी जान लेने पर उतारू हो गया। कल तक तो वो आदित्य साहब के इशारों पर नाच रहा था और आज ये कैसे हो गया कि विक्रांत का सब कुछ आदित्य साहब का हो गया हो। मेरा पारो और प्रीति दोनों से बात करना बहुत जरूरी है। इतना कहकर उसने अपनी जीप की स्पीड बढ़ा दी और नदी के किनारे पहुंचा, पर पारो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने जीप गांव की ओर ली। गांव के अंदर आते ही उसने देखा
कि आज गांव के लोग अपना कामधाम छोड़कर आपस में बातें करने में व्यस्त थे। उसने अपनी जीप रोकी और जीप से बाहर आया। तभी भैरव ने चाय की दुकान पर खड़े अपने एक दोस्त को आवाज लगाई, नंदू इधर आ। भैरव की आवाज सुनकर नंदू दौड़ता हुआ भैरव के पास आया और बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। तुम दोनों के रामगढ़ जाने के बाद बड़ी हवेली में बहुत कुछ हो गया है। सुमेर ने उसके पास आकर पूछा, नंदू क्या हुआ, प्रीति तो ठीक है ना? नंदू ने उदास होकर जवाब दिया, अभी तक तो ठीक है, आगे ठाकुर जी उसकी रक्षा करें। सुमेर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तेरा? नंदू ने उसे सब कुछ बताना शुरू किया। उसने सुमेर को बताया कि कैसे प्रीति सारी रात घर नहीं आई और आदित्य के साथ रही, कैसे चंपा ने सबको उसके बाल विवाह और फिर विधवा होने वाली बात बताई, कैसे आदित्य ने हवेली पहुंचकर ये कहा कि प्रीति ने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, कैसे आदित्य वकील साहब और इंस्पेक्टर साहब के साथ हवेली खाली करवाने पहुंचा और कैसे गांव वालों ने प्रीति को सजा देने के लिए शाम को पंचायत बुलाई है। सब कुछ सुनने के बाद सुमेर हक्का बक्का रह गया और खुद को संभालने के लिए जीप से टिक गया। भैरव ने उसे पकड़ा और परेशान होकर बोला, इसका मतलब प्रीति विधवा है? हाँ भैरव, सारे गांव के लोगों को ये बात पता चल चुकी है। विधवा होने के बाद भी उसने एक पूरी रात उस शहरी बाबू के साथ बिताई, इसलिए पंचायत में उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। सबको ये भी लगता है कि प्रीति ने जानबूझकर अपना सब कुछ उस शहरी के नाम किया है, क्योंकि उसके साथ प्रीति का कोई चक्कर चल रहा था। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत बार साथ में भी देखा था। नंदू की बातें सुनकर भैरव बोला, अब समझ आया कि विक्रांत इतने गुस्से में क्यों था। प्रीति ने सब कुछ आदित्य साहब के नाम कर दिया है। तभी आदित्य साहब ने भी हमसे यही कहा कि उन्होंने वही लिया जो उनका था। नंदू की बातें सुनकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि जरूर प्रीति और उस शहरी के बीच कुछ था, क्योंकि हमने भी तो उन्हें कई बार एक दूसरे के साथ देखा है। वरना तू खुद सोच कि प्रीति जैसी पढ़ी लिखी लड़की अपना सब कुछ क्यों किसी परदेसी के नाम करने लगी। सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपनी जीप में बैठा। उसने जीप स्टार्ट की और हवेली की ओर बढ़ने लगा। वो मन ही मन बोला, लोग चाहे कुछ भी कहे प्रीति, पर मैं जानता हूँ कि तू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तेरे बाबासा और दादासा को कोई चोट पहुँचे। जरूर कुछ तो गलत हुआ है तेरे साथ, पर क्या, मुझे पता करना होगा। कोई तुझ पर भरोसा करे ना करे, कोई तेरा साथ दे ना दे, पर मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। इतना कहकर सुमेर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी ओर गंगा अपना और प्रीति का सामान बांध रही थी। उसने रोते हुए प्रीति की बचपन की सारी तस्वीर सूटकेस में रखी। तभी उसके घर के फोन की बेल बजी। फोन की बेल सुनते ही केसर फोन की ओर दौड़ी। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और बोली, हेलो विक्रांत, कहाँ है तू बेटा? जल्दी घर आ, यहाँ ये लोग हमें हवेली से निकालना चाहते हैं। तभी दूसरी ओर से भानु बोला, विक्रांत नहीं, हम बोल रहे हैं ठाकुर भानु प्रताप। भानु की आवाज सुनकर केसर को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। वो रोते हुए बोली, ठाकुर साहब, हम पर बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बाबा साहब भी यहाँ नहीं है, इस वक्त सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हैं। भानु तुरंत बोले, प्रीति को फोन दीजिए, हम उससे बात करना चाहते हैं। जी। इतना कहकर केसर ने रिसीवर वही टेबल पर रखा और प्रीति के पास आई, जो घर की सीढ़ियों पर बैठी कुछ सोच रही थी। उसने प्रीति से कहा, तेरे लिए फोन है। प्रीति ने उन्हें हैरानी से देखा और फिर उठकर फोन की ओर बढ़ी। फिर रिसीवर कान से लगाकर बोली, हेलो, ठाकुर भानु प्रताप बोल रहे हैं। अगर आपने हमारा नाम सुनकर फोन काटा प्रीति, तो ना आप अपने बाबासा को बचा पाएगी और ना ही अपने परिवार को। भानु के इतना कहते ही प्रीति हैरान रह गई। भानु फिर से बोले, विक्रांत आए थे हमारे पास मदद मांगने और हमने एक अच्छे दोस्त होने के नाते उनकी मदद करने का फैसला भी कर लिया है। बस हमारी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? प्रीति ने पूछा तो भानु अकड़कर बोले, हमसे शादी कर लीजिए। प्रीति के हाथ से रिसीवर छूटने लगा, पर फिर उसने रिसीवर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया तो भानु मुस्कुराते हुए बोले, हम अच्छे से जानते हैं कि आपके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। हमारे अलावा इस वक्त आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने हमसे शादी कर ली तो हम आपके बाबासा को सही सलामत आप तक लाने के लिए अपनी सारी दौलत लूटा देंगे और आपके घर वालों को घर से बेघर होने से भी बचा लेंगे। प्रीति गुस्से में बोली, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने परिवार को खुद बचा सकती हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने गंदे इरादों को कामयाब करने का सपना मत देखिए, टूट जाएगा। भानु मुस्कुराते हुए बोला, आपके इन्हीं तेवरों ने तो हमें आपका दीवाना बना दिया है। खैर, हमने तो आपके सामने एक अच्छा प्रस्ताव रखा था, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है।
हम आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर आपको ये जरूर बता देते हैं कि आपके आशिक, जिनके नाम आपने अपना सब कुछ कर दिया है, उन्होंने आपके भाईसा को जेल भिजवा दिया है। इसलिए अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठी है कि विक्रांत आपके बाबासा और आपके परिवार को बचाएंगे, तो उनका इंतजार मत करिएगा, क्योंकि आदित्य मेहरा ने उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगवाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में 3 महीने की पहले बेल नहीं मिलती। ये तो आप अच्छे से जानती ही होगी, पढ़ी लिखी जो हो, जानती है ना। प्रीति कोई जवाब नहीं दे पाई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। भानु फिर से बोले, और हाँ, कुछ देर में आपके खिलाफ पंचायत बैठने वाली है, और अगर विधवा होकर सारी रात किसी गैर मर्द के साथ रहने के गुनाह में पंचायत ने आपको सजा सुना दी, तो आप अपने परिवार से दूर हो जाएगी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। हम जानते हैं कि आप हमसे नफरत करती है, और आपने हमें जो थप्पड़ मारा है उसके बाद हमें भी आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। अगर कुछ है तो बेपनाह नफरत, और इसी नफरत के चलते हम आपसे बदला लेने के लिए आपसे शादी करना चाहते हैं, ताकि हम आपकी जिंदगी जहन्नुम बना सके। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि आप क्या चाहती है, आपकी खुशी या अपने परिवार वालों की जिंदगी। ये सुनकर प्रीति बुद्ध बनी खड़ी रह गई। लेखिका कविता वर्मा।